नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। जिंदगी में आगे बढ़ना, कामयाबी हासिल करना कौन नहीं चाहता, लेकिन इन्हीं इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के अधीन होकर अक्सर लोग लालच की गिरफ्त में आ जाते हैं। इस तरह कमाई हुई समृद्धि, शोहरत, सुकून दे पाए और उसके परिणाम भी इंसान के हित में हो, ये मुश्किल है। अक्सर मेहनत को नकार कर बीच का रास्ता निकालने वालों को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है और इसके तमाम उदाहरण हमारे इर्द गिर्द हमें देखने को मिलते हैं। निमिषा, 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 कहाँ हो तुम? इस वक्त कहाँ गई होगी? वॉचमैन, 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 हाँ साहब, कहाँ चले जाते हो तुम? हाँ, पेशाब कर रहा था। निमिषा मैंने को बाहर जाते देखा था। हाँ साहब, अभी 3 बजे बाहर गई थी। कहाँ गई थी? वो मुझे कैसे मालूम होगा साहब? अरे मेरा मतलब है किस तरफ गई थी? मार्केट की तरफ गई थी या स्टेशन की तरफ गई थी? वो तो देखा होगा ना तुमने। किस तरफ गई वो तो नहीं देखा साहब। तुम करते क्या हो तुम? सर। जी कहिए। सर वो मुझे मारना चाहता है। रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। कौन मारना चाहता है आपको? मेरा भाई, मेरा सगा भाई मुझे मारना चाहता है। सर निमिषा झूठ बोल रही है। मैं उसे मारने नहीं गया था, उसके हालचाल पूछने गया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे ही आया था तुम्हारा हालचाल पूछने। बात पूछ रही थी तुम्हारे बारे में, तुम उनका फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्योंकि मैं तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। मैं जानती हूँ तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ ना। तुम मुझे मारना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं नहीं होने दूंगी। निमिषा, आखिर आपका भाई आपको मारना क्यों चाहता है? सब मेरे और मेरे भाई के बीच में सब ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया। वो अचानक से पागलों जैसा बिहेव कर रहा है। वो दिमागी मरीज है, उसे अक्सर इस तरह के दौरे पड़ते रहते हैं। वो जो भी कुछ इमेजिन करती है उसे सच मान लेती है। स्किज़ोफ्रेनिया है उसे। हितेन सच बोल रहे हैं सर। निमिषा दिमागी रूप से बीमार है, वो अक्सर ऐसी कहानियां बनाती रहती है। हमें आप दोनों के पिछले गुरुवार से आज तक के सारे डिटेल्स चाहिए। आप कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, सब कुछ। सिर्फ आपके कहने पर हम कंप्लेंट दर्ज नहीं करवा सकते, आपको लिखित में देना पड़ेगा। हाँ सर, मैं लिखित में कंप्लेंट करने के लिए तैयार हूँ। निमिषा, निमिषा, ये तुमने क्या किया? निमिषा, तुमने हितेन के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट क्यों की? क्योंकि क्योंकि वो मुझे मारना चाहता है। ये बताया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे पुलिस के पास जाना पड़ा। मैंने सब बता दिया पुलिस को, सब बता दिया। उसने जो कुछ भी किया था मैंने सब कुछ बता दिया। निमिषा, देखो मेरी बात सुनो, ये सब तुम्हारा वहम है। वो कुछ नहीं करना चाहता है। अब चलो मेरे साथ, पुलिस में कंप्लेंट वापस ले लो, ठीक है? चलो। छोड़ो मुझे, मैं कंप्लेंट वापस नहीं लेने वाली हूँ। बेचारा फंस जाएगा, उसको तकलीफ हो जाएगी ये बहुत। बेचारा? हितेन तुम्हें बेचारा लग रहा है? तुम इसलिए उसे बचाना चाहते हो ना? मुझे मारना चाहते हो ना? क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? तुम मुझ पे शक कर रही हो? पिछले 2 घंटे से मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर। घर में आया, पानी तक नहीं पिया मैंने। देखो मेरी क्या हालत हो गई तुम्हें ढूंढ के। देखो तुम ये बात दिमाग से निकाल लो कि तुम्हें कोई कुछ करने वाला है। कोई कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम मुझे ऐसे छोड़ के मत जाना। I'm worried about it. सर ये निमिषा शाह जी केस, मुझे लगता है ये फैमिली डिस्प्यूट का केस है। निमिषा का कहना है कि उसका भाई उसे मारना चाहता है और उसके भाई का कहना है कि उसकी बहन की दिमागी हालत ठीक नहीं है।
राणे, अगर ये प्रॉपर्टी का मामला भी है तब भी इसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इस तरह के मामले जो पहले छोटे लगते हैं बाद में बड़े गुनाह में तब्दील हो जाते हैं। अरे आप क्या करें, ऐसे जबरदस्ती नहीं जा सकते, प्लीज रुकिए ना। सर देखो, इन्हें मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन ये जबरदस्ती अंदर आ गए। प्लीज आप बाहर चलिए। रुको। कौन है ये? सर ये निमिषा शाह है, जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा था। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों है? सर वो मेरे भाई हितेन ने अपने एम्प्लॉय सुबोध को भेजा था मुझे मारने के लिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं वहाँ निमिषा को मारने नहीं गया था। मैं और निमिषा एक दूसरे को आज से नहीं बहुत पहले से जानते हैं। मैं हितेन भाई की कंपनी में बहुत पहले से काम करता हूँ, इसलिए निमिषा से भी जान पहचान है। सर मेरी वाइफ कविता और निमिषा बहुत अच्छी दोस्त है। हम लोग अक्सर आते जाते उससे मिलते रहते थे, लेकिन कभी भी मेरे साथ इस तरह से बिहेव नहीं किया। सर असल में हितेन भाई को निमिषा का हाल चाल जानना था। अगर ये उसके पास डायरेक्ट जाते तो वो गलत ही समझती, इसलिए इन्होंने मुझे भेजा उसकी खैर खबर लेने के लिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीछा कर रहे हो तुम? नहीं, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ। देखिए मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए बस मैं। ठीक है, बोलो क्या बात है। देखिए यहाँ बात नहीं कर सकता हूँ, अकेले में चलते हैं। अच्छा अकेले में? तो तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें मेरे भाई ने भेजा है, हितेन ने भेजा है ना तुम्हें? पास मत आना वरना मैं चिल्ला दूंगी। तो बचाओ बचाओ, ये आदमी मुझे मारना चाहता है। ये आदमी मुझे मारना चाहता है। बचाओ मुझे, बचाओ। इससे पहले मैं उसका हालचाल पूछ पाता वो चिल्लाने लगी। सर ठीक है, आप लोग फिलहाल जा सकते हैं, लेकिन इजाजत के बगैर शहर से बाहर मत जाइएगा। जी सर, थैंक यू सर। सर मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी का मामला है, बात कुछ और ही है। ये सर सर कविता भट्ट नाम है इसका, इसी बिल्डिंग में रहती है। सर टेरेस से गिरने की वजह से इसकी मौत हुई है। बॉडी पर कोई स्ट्रगल के निशान भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये एक्सीडेंट केस है या सुसाइड केस। परिवार वाले कहाँ हैं? सर कल हितेन के साथ एक आदमी आया था, सुबोध भट्ट। ये उसकी बीवी है कविता भट्ट। सुबोध तो फिलहाल पुणे गया हुआ है। मैंने उसको फोन करके फौरन बुला लिया है। पुणे गया है? कल उसे शहर से बाहर जाने से मना किया था ना, पुणे कैसे चला गया? एक ही सोसाइटी की दो औरतें, कविता और निमिषा। कविता मर चुकी थी और निमिषा को लगता था कि कोई उसे मारना चाहता है। निमिषा को स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी थी। उसे आभास होता था कि कोई उसे मारना चाहता है, पर कहीं ऐसा तो नहीं था कि उसकी इस बीमारी की आड़ में वाकई में कोई उसे मारना चाह रहा था, या फिर निमिषा अपनी बीमारी की वजह से दूसरों के लिए खतरा बनती जा रही थी। सुबोध के अनुसार निमिषा और कविता दोनों अच्छी दोस्त थी। दोनों दंपत्ति एक दूसरे को जानते थे, एक ही बिल्डिंग में रहते थे। लेकिन क्या इनका संबंध आपस में सिर्फ इतना ही था? आखिर कविता ने खुदकुशी क्यों की थी? क्या किसी ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था, या फिर किसी ने उसे धक्का दिया था? आखिर सच क्या था? और इस सच को जानने के लिए पुलिस की जद्दोजहद शुरू हो चुकी थी। साहब कविता मैम साहब को गिरने के बाद देखा था, इसलिए मालूम नहीं कैसे गिरी। हादसा कितने बजे हुआ? पक्का तो नहीं बता पाऊंगा साहब, लेकिन 4:20 से 4:30 के दरमियान। गिरने के कितनी देर बाद पुलिस को फोन किया था? तभी के तभी किया था साहब। अपना फोन निकालो, डायल लिस्ट देखो, टाइम क्या है कॉल का? 4:31। इसके पति को बाहर जाते हुए देखा था? हाँ साहब, कल शाम को जाते हुए देखा था, पर आते हुए नहीं देखा। बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा है साहब, पर इस तरफ कोई नहीं है। ये टेरेस का दरवाजा हमेशा ऐसे खुला रहता है क्या? हाँ साहब। कुछ मिला? नहीं सर, यहाँ पर अभी कोई स्ट्रगल का मार्क नहीं मिला। मतलब ऐसा कुछ भी विजिबल नहीं है जिससे ये कंक्लूजन लगाया जा सके कि कविता खुद गिरी नहीं थी बल्कि गिराई गई थी। कविता के नेबर से पूछताछ करो जरा। सर उनका कहना है कि 4:15 बजे निमिषा को उन्होंने टेरेस पे जाते हुए देखा। आपको एग्जैक्ट टाइम कैसे याद है? सर मुझे किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर जाना था। ऑलरेडी मैं लेट हो चुका था, इसलिए मैंने घर से निकलते पहले अपने मोबाइल फ़ोन में टाइम देखा था। आप ज़रा याद करके बताइए कि आपने एग्जैक्टली क्या देखा था। सर मैं टॉप फ्लोर पर रहता हूँ। मैं घर के बाहर निकला
मैंने देखा निमिषा भाभी लिफ्ट के बाहर निकली और टेरेस के सिरों पर चल रही थी। कविता से मिलने गई थी, उसका कॉल आया था, चाहे तो मेरे कॉल लॉग में देख सकते हैं। ये देखिए। फोन पे क्या बात हुई? सर वो मुझसे मिलना चाहती थी, कुछ बात करनी थी उससे। मैं उससे मिलने गई भी थी, लेकिन वो कुछ बोले उसके पहले ही मुझे याद आ गया कि मैंने अपना गैस ऑन छोड़ दिया है, तो मैं फिर से घर वापस आ गई। और फिर मैं जब नीचे उतरी तब आपको टेरेस पे जाते हुए तो देखा, लेकिन वापस आते हुए किसी ने नहीं देखा। कैसे? सर ये मैं कैसे बता सकती हूँ। हाँ, पर मुझे शक है कि ये जाल मेरे लिए बिछाया गया था। सुबोध और हितेन मुझे मारना चाहते थे, पर बेचारी कविता उनका शिकार बन गई और उसकी जान चली गई। हेलो सर। कविता कविता सर आपको क्या लगता है, कविता ने सुसाइड किया होगा या किसी ने उसका खून किया होगा? तजुर्बा तो ये कहता है कि ये मर्डर है, तो शक के दायरे में है निमिषा। लेकिन सर निमिषा के पास कविता को मारने का क्या मोटिव हो सकता है? और बेशक निमिषा को टेरेस से उतरते हुए किसी ने ना दिखा हो, लेकिन कविता के मौत के बाद तुरंत वो टेरेस से अपने घर तक इतनी जल्दी वो सोसाइटी के प्रीमाइसेस से गुजरी और किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? राणे, हो सकता है कि वहां जमी भीड़ का सारा ध्यान कविता पे हो और शायद इसीलिए किसी ने निमिषा की मूवमेंट नोटिस ना की। वैसे शक के दायरे में तो सुबोध और हितेन भी हैं, क्योंकि निमिषा के हिसाब से सुबोध और हितेन उसे मारना चाहते हैं। हो सकता है कि ये जाल निमिषा के लिए बिछाया गया हो सकता है। कविता की बीएम रिपोर्ट कब तक आएगी? सर कल तक आ जाएगी। सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर कविता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। कविता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कविता की मौत ऊंचाई से गिरने के बाद सर पर चोट लगने की वजह से हुई। और एक बात सर, कविता के मरने से पहले किसी ने उसके पेट में रॉड जैसे कड़क चीज से मारा था। राणे, मतलब ये कंफर्म मर्डर है। पहले कविता के साथ मारपीट की और बाद में उसे छत से नीचे फेंक दिया। सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और सुबोध को पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर मेरी वाइफ की डेथ हुए अभी एक दिन भी नहीं गुजरा और आपने मुझे यहाँ बुला लिया। क्यों, आप जानना नहीं चाहते कि आपकी बीवी का कातिल कौन है? कातिल? लेकिन सर कविता ने तो सुसाइड किया था ना। कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ये सुसाइड का केस नहीं है, मर्डर का केस है। लेकिन सर कविता को कौन मारेगा? तुम भी तो मार सकते हो। मैं? सर वो मेरी बीवी थी, उससे प्यार करता था मैंने उसका मर्डर नहीं किया सर। हमने तुमसे कहा था कि शहर से बाहर मत जाना, फिर भी तुम गए। क्यों? सर वो ऑफिस का एक अर्जेंट काम था। हितेन की कंपनी के लिए काम करते हो ना? वो भी तो यही मौजूद था जब मैंने ये हिदायत दी थी। जी सर उन्हें भी पता था। एक्चुअली हितेन भाई को पूना जाना था, लेकिन आपके डर की वजह से उन्होंने मुझे वहां भेज दिया। चलो मान लिया कि तुम पुणे में थे। निमिषा मार सकती है कविता को? नहीं सर, निमिषा ऐसा क्यों करेगी? कविता और निमिषा तो बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार शहर से बाहर जाने की गलती कर दी, दोबारा करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। जाओ। राणे, ये केस तो उलझता ही जा रहा है। जानलेवा हमले से शुरू होकर मर्डर तक पहुंच गया। कविता का खून हो चुका है और निमिषा को लगता है कि उसका खून करने की कोशिश की जा रही है। एक काम करो, निमिषा के पति उदय को पुलिस स्टेशन बुलाओ। तुम्हें अचानक से ये बुखार कैसे हो गया? क्या पता, शायद किसी ने मेरे खाने में कुछ मिला दिया होगा। निमिषा कुछ भी? हाँ, तुम्हारे खाने में कोई कैसे क्या मिला सकता है? क्यों नहीं मिला सकता? वैसे नहीं तो ऐसे मारने की कोशिश की होगी। निमिषा, पुलिस के अलावा इस घर में ना कोई आया है कल से, या तुम कहीं गई हो?
तो फिर कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं किसी बाहर वाले की बात नहीं कर रही हूँ उधर। कहीं तुमने तो मेरे खाने में कुछ नहीं मिलाया ना? ये क्या बात कर रही हो तुम निमिषा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कितना ध्यान रखता हूँ तुम्हारा, मैं सब कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, और तुम ऐसी बात कर रही हो मेरे लिए? रुको, मैं देखता हूँ, तुम आराम करो। जी उदय शाह, जी हाँ। आपको बड़े साहब ने पुलिस स्टेशन में बुलाया है। ठीक है मैम, आता हूँ। अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि कविता ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसे टेरेस से धक्का देकर गिराया गया था। नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। जब कविता की मौत हुई तब आप कहाँ थे? वही था, इनफैक्ट सोसाइटी में नहीं था, मैं कहीं टहलने गया था। और वापस कब लौटे? जब आप हमारे घर आए थे सर, उसके कुछ देर पहले आया था। मतलब कविता के मौत के तुरंत बाद? घबराइए मत, हम आप पर इल्जाम लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपसे कुछ बातें जानना चाहते हैं। जी पूछिए। निमिषा का कहना है कि हितेन और सुबोध उसे मारना चाहते हैं, वाकई ऐसा है? मुझे ऐसा नहीं लगता सर। और हितेन के मुताबिक निमिषा सिजोफ्रेनिक है। ये सरासर झूठ है सर, वो बिल्कुल ठीक है। हितेन को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं निमिषा के साथ हूँ, उसका ख्याल रख सकता हूँ। आप हितेन के यहाँ काम करते थे ना, कभी कोई प्रॉब्लम हुई थी उसके साथ? हाँ हुई थी एक आध बार, पर अब सब ठीक है सर। आप और सुबोध तो एक ही सोसाइटी में रहते हैं ना, कभी सुबोध और कविता के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो? सर मैं अपने काम से काम रखता हूँ, दूसरों की लाइफ में नहीं झांकते कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इसलिए मुझे कुछ नहीं मालूम सर। चलिए दूसरों की छोड़ दीजिए, अपनी बीवी के बारे में तो जानते होंगे। कभी निमिषा और कविता के बीच कुछ? बोलिए उदय जी, बताइए। सर वो, हाँ दोनों सहेलियों के बीच में अनबन हुई थी एक बार। कैसी अनबन? सर एक दिन मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैं गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो तब मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड होकर तुमने मेरे पति के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई। कविता, मुझे कंप्लेंट करानी पड़ी ना। सुबोध हितेन के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। बस बंद करो। सुबोध ऐसा क्यों करेगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब मेरा नहीं, सुबोध का हुआ है, जो हितेन का साथ दे रहा है। निमिषा चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। देखिए कविता जी, मैं समझता हूँ, देखिए आप प्लीज जाइए, नहीं तो झगड़ा बढ़ता रहेगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं, तुम आ जाओ। अरे लेकिन देखो कैसे कह रही है। प्लीज आ जाओ। कविता ने निमिषा को फोन करके टेरेस पे क्यों बुलाया था? सर इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं निमिषा को पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया मुझे, तो ठीक है, जा सकते हैं। थैंक यू सर। सर फोन रिकॉर्ड के मुताबिक हितेन का फोन पूरे दिन स्विच ऑफ था, और बाकी लोगों की मोबाइल की लोकेशन वही है जो उन्होंने बताई थी, सिवाय एक के, सुबोध भट्ट। सुबोध के कहने के मुताबिक कि वो एक रात पहले ही पुणे चला गया था, लेकिन कविता के मौत के वक्त उसके मोबाइल की लोकेशन कविता के घर के आसपास की थी, और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ हुआ नहीं है, स्विच ऑफ किया गया है। वैसे ही जैसे वो पुणे गया नहीं, पर बताया हमें झांसा देने के लिए वो वॉचमैन के सामने से गुजरा और फिर छुपकर वापस अंदर आ गया। लेकिन सर हमने सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए, अगर वो वापस आता तो सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई देता। राणे, तुम भूल रहे हो कि वॉचमैन ने क्या कहा था। बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा है सब, पर इस तरफ कोई नहीं है। मतलब सुबोध गेट से बाहर गया और पीछे की दीवार फांद के वापस अंदर आ गया, और कविता का मर्डर होने तक वहीं था। हितेन का फोन भी पूरा दिन ऑफ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के बीच में कोई डील हुई हो कि सुबोध निमिषा को हितेन के रास्ते से हटाएगा और हितेन सुबोध का कविता से पीछा छुड़ाएगा। राणे, हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, आइए। हमें पता चला है कि कविता के मर्डर के एक दिन पहले आपने सुबोध को पुणे भेजा था। नहीं सर, और मैं ऐसा कर भी कैसे सकता हूँ?
मुझे आपकी वार्निंग बराबर याद है, बिना परमिशन शहर ना छोड़ के जाने वाली। लेकिन सुबोध का कहना है कि आपने उसे पुणे भेजा था। एक्चुअली हितेन भाई को पूना जाना था, लेकिन आपके डर की वजह से उन्होंने मुझे वहाँ भेज दिया। सर मुझे नहीं पता कि वो झूठ क्यों बोल रहा है, और मैंने उसे कहीं नहीं भेजा। वैसे उस दिन सारा दिन आपका फोन बंद था, ऐसा क्यों? सर मेरा फोन गिर के बंद हो गया था, मैंने रिपेयर करने के लिए दिया हुआ है, और जब तक वो फोन नहीं आ जाता तब तक ये देखिए पुराना फोन यूज कर रहा हूँ मैं। वैसे कविता के साथ आपका रिश्ता क्या था? मतलब आपकी दोस्त जैसी है, बहन जैसी है, भाभी जैसी है? भाभी जैसी थी, आई मीन बहन जैसी ही थी। ठीक है, कैरी ऑन। थैंक यू। ये सब पुलिस को गुमराह करने के पैंतरे अपना रहे हैं। कोई बात नहीं, सुबोध को उठाते हैं। उसकी आवभगत करने का टाइम आ गया। जी ये सुबोध घर पे है नहीं क्या? सुबोध तो कल शाम से घर पे आया ही नहीं। ठीक है, थैंक यू। सर अब तो ये कंफर्म है कि ये खून सुबोध ने की है। सुबोध जिस पर कविता के कत्ल का शक गहराता जा रहा था, अचानक कहीं गायब हो गया। पुलिस एक तरफ सुबोध की तलाश कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ निमिषा को जानने समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर जो निमिषा ने कहा था उसमें कितना सच था। पुलिस को हितेन, उदय और निमिषा पर भी कविता के कत्ल का शक था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा था। अरे बा, नमस्ते बा। नमस्ते। आइए आइए। निमिषा देखो जल्दी। आप लोग यहाँ? निमिषा देखो, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि कविता के केस में मेरा नाम मत उछालो प्लीज। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? निमिषा धमकी कहाँ दे रही है, रिक्वेस्ट कर रहे, इसने कहा ना अभी। निमिषा बेटा, अगर तू पुलिस के सामने इसका नाम लेगी और पुलिस इसे परेशान करेगी, तुझे अच्छा लगेगा? तेरे भाई को कोई परेशान करे बेटा? बाबा, अब आप भी मुझे ही बोलो। मैं वही कर रही हूँ और वही कह रही हूँ जो सच है, और तुम अंदर घुसे कैसे? चलो निकलो, निकलो बाहर, निकलो। चलिए बाहर, इसे पहले कोई और तमाशा खड़ा कर, सबको धक्के मार के निकाल दूंगी मैं। निमिषा कहाँ जा रही हो? मार्केट। अरे तुम रेस्ट करो बाबा, मार्केट में चला जाता हूँ, ठीक है? तुम टेंशन मत लो उदय, जो मुझे मारने की कोशिश करेगा ना, वो पब्लिक में अटैक नहीं करेगा, वो घर पे आके अटैक करेगा। ये देखो, ये जो मुझे मारेगा ना, वो खुद मरेगा। ये लेके जाऊंगी मैं, देखो ये लेके जाऊंगी मैं। रुको निमिषा। यश, यश रुको। मम्मी सबसे पहले मैं मिलूंगा दादी से, आपसे भी पहले। क्या हुआ यार? पापा बाहर दरवाजा नहीं खोल रहे। मैं देख रहा हूँ। माँ, माँ, माँ। हितेन, ये देखो, माँ ने 2 दिन से दूध का पैकेट भी नहीं उठाया। कहीं कुछ? मैं चाबी वाले को लेके आता हूँ।
चलो बाजू साइड लो। सर बॉडी की हालत देखकर लग रहा है कि मौत लगभग 2 दिन पहले हुई है और किसी धारदार चाकू से एक बार नहीं कई बार वार किया गया है। घर में कोई फोर्स एंट्री के निशान है या फिर कोई वैल्यूएबल चोरी हुआ? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कातिल इनकी रजामंदी से घर में दाखिल हुआ और इनका कोई जान पहचान वाला था। आपकी परमिशन लेके हम इगतपुरी गए थे। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए वो यहीं पर ही रह गई घर पर। लेकिन जब आके देखा अब घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो गया है। अब हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा, ना कोई थप्पड़ मारेगा, ना कोई जान लेने की कोशिश करेगा। सब ठीक हो गया, यहाँ हम बिल्कुल सुरक्षित है ना? हाँ। सीसीटीवी तो लगा है साहब। मुझे पिछले 2 दिनों के सारे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ठीक है सर। मुझे एक बात बताओ, ये हितेन के घर पर कभी कुछ मनमुटाव, अनबन, झगड़ा वगैरह सुना था? झगड़े तो होते थे साहब, कितनी बार मैंने सुने। क्या सुना? एक बार बिजली का बिल देने गया था तब सुना। माँ अगर उदय कुछ काम ही नहीं करता तो मैं उसे सैलरी किस बात की दूं? क्योंकि मैं कह रही हूँ, और ये बात मत भूल के उसमें निमिषा का भी आधा हिस्सा है। मैं हिस्से की बात नहीं कर रहा हूँ माँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उदय कुछ काम ही नहीं करता तो मैं उसे सैलरी नहीं दे सकता। हितेन प्लीज शांत हो जाओ। और माँ आप जिद मत करो ना, अब किसी को इतना भी मजबूर मत करो कि कोई और उपाय निकालना पड़े। बस इतना ही सुना साहब। आने जाने वाले लोगों की एंट्री रखते हो? हाँ साहब। देखिए ठीक है। ये पिछले 2 दिनों में सरस्वती बहन को मिलने के लिए कोई आया था क्या? उनकी बेटी के अलावा और कोई नहीं आया सर। बेटी? हाँ उनकी एक बेटी है। निमिषा? हाँ साहब वही। आपका कोई मनमुटाव था आपकी माँ के साथ? मेरी और माँ की सिर्फ एक ही बात पे नहीं बनती थी, उदय, क्योंकि मुझे उसे फ्री में पालना पड़ता था। निमिषा का एक दूसरी जात वाले लड़के से अफेयर था। ये बात पापा को पता चल गई तो इज्जत बचाने के लिए पापा ने उसकी शादी उदय से करवा ली। उदय की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी कुछ ठीक नहीं थी तो पापा ने उसका काम बिना देखे उसे कंपनी पे अच्छी पोस्ट पे रख लिया ताकि उसका घर चलता रहे। पापा की डेथ के बाद उसने कंपनी में कुछ ऐसे गलत डिसीजन ले लिया जिससे कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। तो परेशान होकर सर मैंने उसे कंपनी से निकाल दिया। लेकिन आज भी सर माँ के कहने पे मैं उसे हर महीने सैलरी भिजवाता हूँ सर। मुझे माँ की उस बात से भी प्रॉब्लम नहीं था कि उनके जाने के बाद आधी प्रॉपर्टी निमिषा को मिली, लेकिन बिजनेस तो मेरा है, मेरे रात दिन की मेहनत, ऐसे कैसे मैं किसी को। आप जानते हैं आपके इगतपुरी जाने के बाद निमिषा यहाँ आई थी? नहीं, लेकिन जब भी हम यहाँ पे नहीं होते हैं तो निमिषा पीछे से माँ को मिलने आती है। रीजन तो आप जानते हो सर, क्योंकि उसको मुझसे प्रॉब्लम है। लेकिन इस बार उसके आने का रीजन सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्यों सर? क्योंकि कुछ ही दिन पहले निमिषा की माँ के साथ लड़ाई हुई थी, वो भी उसी के ही घर पर, और गुस्से में आके माँ ने उसे थप्पड़ मार दिया। अरे सबको धक्के मार के निकाल दूंगी मैं। निमिषा कहाँ है? बुला उसे, बुला। कहाँ है कहाँ निमिषा? पता नहीं कहाँ चली गई, 2 दिन से घर वापस नहीं आई वो। क्यों, क्या हुआ था? सर बात दरअसल ये है कि जब वो घर छोड़ के जा रही थी तो मैंने रोकने की कोशिश की तो गुस्से में आकर उसने चाकू मारा और मेरे हाथ पे चोट लग गई। तो तुमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट क्यों नहीं की? अगर मैं आपके पास आता तो उस पर केस बनता, तो मैं नहीं चाहता था कि उसके अगेंस्ट कोई केस बने, उसे तकलीफ हो, तो मैं अपने डॉक्टर फ्रेंड के पास जाकर स्टिचेस लगवा लिया। ये बात तुमने हितेन को बताई? सर हितेन को मैंने फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन उसका फ़ोन आउट ऑफ रेंज आ रहा है, और लैंडलाइन फ़ोन ट्राई किया तो कोई उठा ही नहीं रहा। कोई फ़ोन इसलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि घर में सिर्फ सरस्वती बहन थी और उनका मर्डर हो गया, और हमें शक है कि ये खून निमिषा ने किया है। अगर निमिषा तुम्हें फ़ोन करे या घर वापस आए तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करो, और अगर ऐसा नहीं किया, समझते हो ना क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरस्वती बहन और कविता की हत्याओं में आपस में कोई कनेक्शन है जो इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहा? क्योंकि इन दोनों मामलों में निमिषा इन्वॉल्व है, और गायब भी, और सुबोध भी गायब है।
लेकिन फिर सुबोध और निमिषा का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? सर पूछताछ में पता चला है कि हितेन और सरस्वती बहन इन दोनों में काफी झगड़ा हुआ करता था, और जब भी इन दोनों में झगड़ा हुआ करता तो हितेन की बीबी पारुल हितेन का ही साथ देती थी। ये भी हो सकता है कि हितेश और पारुल ने मिलकर ये इगतपुरी के होटल में फोन करके वेरीफाई करो कि पूरा टाइम हितेन वहां पर था या नहीं, और उसके कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन में निकलवाओ। तब तक मैं उसके ऑफिस में पूछताछ करता हूँ। ओके सर, पकड़ ले। आप लोग प्लीज बैठ जाइए। सुबोध आप लोगों के साथ काम करता है? हाँ सर। कैसा आदमी है? मेरा मतलब व्यवहार कैसा उसका? व्यवहार तो सही है सर, बस हितेन सर के साथ कुछ ज़्यादा ही घुटती है उसकी। हाँ सर, देखने में तो ठीक है वो, पर थोड़ा सुसाइडल टेंडेंसी वाला आदमी है वो। मतलब एक बार मैंने उसे नहीं रोका होता तो अपने हाथ की नस काट लेता। छोड़, पागल हो गया क्या? नहीं जी रहा, मुझे मर जाने दे, मुझे छोड़। बीबी ने मुझे धोखा दिया है, एक नंबर की पंचलर औरत है वो। और कुछ बताया था उसने अपनी बीवी के बारे में? मुझे तो कुछ नहीं बोला सर, पर हाँ प्रवीण को जरूर बताया होगा। ये प्रवीण कौन? सर वो भी यही काम करता है, सुबोध और वो बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो बुलवाइए जरा प्रवीण को। सर वो तो छुट्टी पे है, गाँव गया है, सातारा। सातारा नंबर है उसका? निमिषा कहाँ छुपी हुई थी? निमिषा अपनी माँ के कत्ल में भी संदिग्ध थी। क्या निमिषा ने बदले की वजह से अपनी माँ को मारा था, या फिर किसी और ने उसकी बीमारी की आड़ में सरस्वती बहन के कत्ल की साजिश रची थी? पुलिस दोनों दिशाओं में इन्वेस्टिगेट कर रही थी। 1 साल पहले इनमें स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स दिखाई दिए। ना ही इन्होंने अपना ट्रीटमेंट टाइम से लिया और ना ही दवाइयाँ टाइम से लेती थी। आखिरी स्टेज पर है वो। बाहर वालों की तो बात छोड़िए, घर वालों को भी अपना दुश्मन मानती हैं। मैंने देखा था एक बार इनको क्लिनिक के बाहर अपने ही घर वालों से लड़ते झगड़ते हुए। क्यों कर रहे हो मेरे साथ जबरदस्ती? मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए डॉक्टर। तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी बीमारी से। ले जाओ अपने हाथ, नहीं चाहिए मुझे। कितना खर्चा हो रहा है इसके पीछे, कुछ नहीं बचता मुझे। सुनाने की जरूरत नहीं है, सब जानती हूँ मैं। कितने भी पैसे दूंगी ना तुम्हें, कमी पड़ेंगे। कुछ भी और तुम ठीक होना ही नहीं चाहती, बस सिर्फ इसको पैसे ही देती रहूंगी मैं। हाँ? राणे, मतलब निमिषा डेंजरस स्टेज में है, कुछ भी कर सकती है। हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा, इससे पहले कि अपनी बीमारी के चलते वो किसी और को नुकसान पहुंचे। सर ये हितेन के मोबाइल लोकेशन। इगतपुरी के होटल वालों के हिसाब से हितेन पूरा दिन वहां था, लेकिन सरस्वती बहन के मर्डर के दिन हितेन के मोबाइल की लोकेशन मुंबई में है, वो भी अपने ही घर के आसपास। सर मैंने कुछ नहीं सर, मैं मुंबई आया था, लेकिन मैंने माँ को नहीं मारा सर। मैं अपनी माँ को क्यों मारूंगा सर? फिर फैमिली को उधर इगतपुरी में छोड़ के इधर क्या अलग से पिकनिक मनाने के लिए आया था क्या? सर मैंने पारुल को बोला भी था सर कि मैं कुछ ही घंटों में वापस आ जाऊंगा। क्लाइंट को मिलने आया था सर, उसके घर के पास ही थी मेरी मीटिंग। मैंने अपनी सोसाइटी में पैर तक नहीं रखा सर, सच बोल रहा हूँ मैं सर। जिस क्लाइंट के साथ तेरी मीटिंग थी उसका नाम, नंबर, एड्रेस सब लिखवा चल। जी सर। सर हितेन सच बोल रहा है। जिस वक्त सरस्वती बहन की मौत हुई उस वक्त वो क्लाइंट के साथ मीटिंग में ही था। सरस्वती बहन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत दोपहर 3 से 6 बजे के बीच में हुई, और हितेन अपने क्लाइंट के साथ 2:30 बजे से 6 बजे तक मीटिंग में ही था। उसके बाद उसके मोबाइल का लोकेशन इगतपुरी की तरफ बढ़ रहा है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सरस्वती बहन की सुपारी हितेन नहीं दी हो? राणे, अगर वो सुपारी देता तो सेम डेट पे सेम टाइम पे उसी एरिया में नहीं होता। सर निमिषा के पेपर। ठीक है सर, ये देखिए रजिस्टर्ड ऑफिस में तो निमिषा के नाम से विरार में भी एक फ्लैट रजिस्टर्ड है। मैं हूं ना, तुम्हारे साथ हूं ना मैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तुम मत डरो। हाँ
27 मार्च को तुम अपनी माँ के घर गई थी। गई थी। वहां जाके तुमने सरस्वती बहन का खून कर दिया। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, किसी का खून नहीं किया मैंने। मैं तो वहाँ बा को बोलने गई थी कि मैं विरार में अकेले रहने वाली हूँ। मैंने वहाँ जाके बहुत घंटी बजाई, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मुझे याद आया कि सब लोग तो इगतपुरी जाने वाले थे, तो मैं वापस आ गई। तुम विरार में हो ये बात उदय जानता है? नहीं, उदय को तो पता भी नहीं है कि विरार में मेरा कोई घर है। सर सरस्वती बहन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके मर्डर में जो चाकू यूज हुआ और निमिषा के यहाँ पर जो चाकू मिला है उसमें काफ़ी अंतर है। वो चाकू काफ़ी बड़ा था और निमिषा के यहाँ पर जो चाकू मिला है उस पर कोई खून के निशान भी नहीं है। मतलब इट इज क्वाइट पॉसिबल कि निमिषा सच बोल रही है। निमिषा को हॉस्पिटल लेके जाइए। ओके सर, चलिए। हेलो, ओके, हम पहुंच रहे हैं। सर, सुबोध का दोस्त प्रवीण पुलिस स्टेशन पहुंच गया है। सर, सुबोध को लगता था कि उसके वाइफ का अफेयर चल रहा है, और वो भी किसी एक आदमी के साथ नहीं, कई आदमियों के साथ। वो हमेशा मरने और जान लेने की बातें करता था सर। मैंने उसे काफ़ी वक्त समझाने की कोशिश की, पर और कोई बात है जो आपको अजीब लगी हो? हाँ सर, कंपनी के सामने वाले बस स्टॉप पर अक्सर आदमी से मिला करता था सर। आदमी से? जी। शक्ल याद है आपको उसकी? जी सर। हाँ सर, यही है। सर, ये तो उदय है, लेकिन सुबोध का उदय के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? अरे कहाँ थी तुम? मैं कितना परेशान हो गया था तुम्हारे लिए। हाँ, ठीक हो ना? बैठो बैठो, आराम से बैठो बैठो। कुछ पानी होनी चाहिए? नहीं, ठीक। पुलिस का फोन आया था, पता चला कि तेरा एक विरार में भी फ्लैट है। हाँ, तूने मुझे बताया नहीं, क्यों छुपाया? मुझे मारने के लिए कुछ ढूंढ रही है क्या? मुझे मारेगी? तेरे अफेयर के बारे में पता होने के बाद भी मैंने तेरे से शादी की, फिर भी तूने मुझे धोखा दिया। उस फ्लैट के बारे में नहीं बताया मुझे। बस बहुत हो गया। बैठ, चुप बैठ। पहले तेरी चमड़ी ही धोड़ूंगा मैं, उसके बाद ऊपर भेजूंगा तुझे। बघा तिला, बघायला चल, घेऊन चालायला चल। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, इतनी अकल तो आ गई होगी। सर, मेरा और कविता का 4 साल से अफेयर चल रहा था। हम दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन हमको पता था कि सुबोध कविता को छोड़ेगा नहीं। और माँ जी, मुझे, हमने मिलकर एक प्लान बनाया। मैंने सुबोध के मन में जहर फैला दिया कि कविता का कई आदमियों से चक्कर चल रहा है। हमको उसकी सुसाइडल टेंडेंसी के बारे में पता था। हमको पता था ये जानने के बाद वो खुद की जान ले लेगा, और यहाँ निमिषा की बीमारी का फायदा उठाकर मैं उसकी माँ को मार दूंगा और सारा इल्जाम निमिषा पे डाल दूंगा। एक दिन मुझे मौका मिल गया जब निमिषा अपनी माँ से मिलने गई। निमिषा, कहाँ जा रही हो? मैं माँ से मिलने जा रही हूँ। उनके साथ रहने जा रही हो क्या? नहीं तो नहीं। मुझे उसी दिन की तलाश थी सर। मुझे मालूम था कि हमेशा की तरह निमिषा पैदल ही जाएगी। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और बिल्डिंग में पीछे के रास्ते से घर पे गया और उसकी माँ को मार दिया सर। अगर ये प्लान तूने और कविता ने मिलके बनाया था तो तूने कविता को क्यों मारा? कविता को मैंने नहीं सर, सुबोध ने मारा। सुबोध ने? कविता को मारने के एक दिन बाद सुबोध मुझसे मिला सर। तुमने कहा था ना कि वो पाप कर रही थी, मैंने उसे उसके पापों की सजा दे दी। बचा रहा हूं यहां से दूर, बहुत दूर। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे सर, बहुत बड़ी गलती।
उदय का कहना था कि कविता को सुबोध ने मारा था, लेकिन ये सच है या नहीं इसका पता नहीं लग पाया, क्योंकि सोलापुर पुलिस को कुछ ही दिनों बाद सुबोध का शव ट्रेन की पटरी पर कुचला हुआ मिला। क्या सुबोध ने ही कविता को मारा और फिर खुदकुशी कर ली? लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब कभी नहीं मिल पाएगा। उदय जो निमिषा के साथ झूठे प्यार का नाटक करता था, अब खुद जेल में अपने कर्मों की सजा का इंतजार कर रहा है। निमिषा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है और अब वो अपने भाई हितेन के साथ रहती है। पता नहीं ये जात व्यवस्था कब हमारा पीछा छोड़ेगी और न जाने कितने और लोगों की जिंदगियां बर्बाद करेगी। निमिषा के घर वालों को उसे स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी और एक नकारा मक्कार आदमी के हाथ देना मंजूर था, लेकिन उन्होंने उसकी मर्जी से उसकी शादी नहीं होने दी। मौका परस्त लोग किसी के सगे नहीं होते, इसलिए जरूरी है कि रिश्ते बनाते वक्त इस बात पर ध्यान दिया जाए कि रिश्ते सिर्फ और सिर्फ प्यार के जरिए ही उम्र भर चल सकते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें